नमस्कार बंधुओं। सिविल सेवा परीक्षा जो कि 21 जून को होने वाली थी, वो कोविड-19 और कुछ विषम परिस्थितियों के कारण फिलहाल टाल दी गई है। तो समय मिल गया है जो इस परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थी हैं, उनको अपनी तैयारी को फिर से रिवाइज करने का, अभ्यास करने का। तो इसी उद्देश्य से जीएस तैयार करने के लिए, सामान्य अध्ययन तैयार करने के लिए, उसमें जो इतिहास का भाग होता है, उसके लिए हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां ला रहे हैं आपके लिए। तो उसमें आज का हमारा विषय है नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। इनके बारे में कुछ स्मरणीय तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि अक्सर सिविल सेवा परीक्षा में पूछी जाती हैं, उनके बारे में मैं बात करूंगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होंगे जिन पर नजर रखना बहुत जरूरी है, उनसे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान था काबुल, अफगानिस्तान। माता पिता को अगर हम देखें तो इनकी मां का नाम महाम बेगम था और पिता का नाम जहीरुद्दीन बाबर था, जिन्होंने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। इनके 4 भाई थे, ये हिंदाल, अस्करी और कामरान, इनके 3 अन्य भाई थे। और बादशाह बनने से पहले, शासक बनने से पहले इन्होंने 1520 ईस्वी से लेकर के और लगभग 12 वर्ष की उम्र में बदख्शां का सूबेदार इनको बनाया गया था। तो एक शासक के रूप में, एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में इनको अनुभव प्राप्त था। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को जब बाबर की मृत्यु हो गई थी, तो उससे पहले ही हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ये तब थोड़ी बहुत कठिनाइयां आई थी, परंतु 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं भारत की गद्दी पर बैठा और दूसरा मुगल बादशाह बना था। जब हुमायूं गद्दी पर बैठा तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं थी, कुछ परेशानियां थी, कठिनाइयां थी। वे कठिनाइयां क्या थी, इस पर हम बात करेंगे संक्षेप में। सबसे पहली चीज थी असंगठित एवं विभाजित राज्य। बाबर ने 1526 ईस्वी में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी और 4 वर्ष के छोटे से अंतराल में ही वो मृत्यु को प्राप्त हुआ था और उन 4 वर्षों में भी उसने 4 बड़े बड़े युद्ध लड़े थे। इसलिए उसे राज्य को संगठित करने का अवसर बहुत ज्यादा नहीं मिल पाया और जब उसकी मृत्यु हो गई तो वो पूरा का पूरा राज्य 4 भाइयों में बांटा गया था। इसमें हिंदाल को मेवात प्राप्त हुआ था, अस्करी को संभल दिया गया था, कामरान को पंजाब दिया गया था और हुमायूं को दिल्ली और आगरा प्राप्त हुआ था। तो ये जो विभाजित राज्य था, अब हुमायूं के सामने समस्या ये थी कि इसको कैसे संगठित करें। अगली बात थी कमजोर शासन व्यवस्था। बाबर चूंकि 4 वर्ष के अंतराल में युद्ध लड़ता रहा, इसलिए शासन व्यवस्था की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि तरह तरह की भाषा, तरह तरह के लोग थे, जहां पर शासन को चला पाना इतना आसान काम नहीं था। अगली बात थी अफगानों की समस्या। इब्राहिम लोदी को पराजित तो कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से ऐसे अफगान सरदार थे जो निरंतर इस बात का प्रयास कर रहे थे कि वो हुमायूं को हरा दें और फिर से शासन सत्ता को प्राप्त कर लें। तो ऐसे अफगानों की समस्या का निवारण करना था हुमायूं को, ये उसके सामने कठिन समस्या थी। अगली बात थी रिक्त राजकोष। अगर हम देखें कि 1518 ईस्वी से लेकर के और 1530 ईस्वी तक, यानी पिछले लगभग 12 वर्ष के अंतराल में बाबर लगातार युद्ध करता रहा। 5 युद्ध तो उसने पानीपत के युद्ध से पहले किए थे और 4 युद्ध बाद में किए, तो कुल मिलाकर के उसने 9 युद्ध किए थे और वो भी
काबुल से लेकर के और बंगाल तक एक बड़े क्षेत्र में, कभी यहाँ कभी वहां। तो इसके कारण से क्या हो गया, सेना पर खर्च बहुत ज्यादा हो गया था, तो रिक्त राजकोष था। अब ये था कि हुमायूं के सामने समस्या ये थी कि उस राजकोष में धन कैसे जुटाया जाए ताकि इतने बड़ी राज्य का, इतनी बड़ी सेना का पूरा खर्च उठाया जा सके। अगली बात, संबंधियों द्वारा असहयोग। अब हुमायूं के जो संबंधी थे, तो जिसमें हुमायूं गद्दी पर बैठा था, उससे पहले ही जो दूसरा पक्ष था वो नहीं चाहता था कि हुमायूं गद्दी पर बैठे, वो उसके अन्य भाई को गद्दी पर बिठाना चाहते थे, तो उनकी तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला। दूसरे जो उसके भाई थे वो उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बने हुए थे, लिहाजा उसके सामने ये भी समस्या थी। अगली बात, दोषपूर्ण सैन्य संगठन। जो सेना का संगठन था, बाबर ने क्या किया था कि वो जिस क्षेत्र को जीतता था वहां की सेना को अपनी सेना में शामिल कर लेता था। तो काबुल से लेकर के बंगाल तक के सैनिक उसकी सेना में थे, वो अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग अलग धर्मों के अनुयायी थे, एक दूसरे की बात को इतनी आसानी से नहीं समझ पाते थे, लिहाजा संगठन में बहुत ज्यादा शक्ति नहीं थी, तो इसलिए जरूरी था कि उसको कैसे वो संगठित करे। अगली बात, राजपूतों से खतरा। अब बाबर ने दो बड़े राजपूत शासकों राणा सांगा और मेदिनी राय को पराजित तो कर दिया था, परंतु राजपूत इतनी बड़ी शक्ति थी कि अभी भी बहुत बड़ा खतरा बना हुआ था, लिहाजा आगे चलकर हुमायूं को मालूम था कि उसे राजपूतों से लड़ना पड़ेगा। अगली बात थी, जो अगली कठिनाई थी, वो सबसे बड़ी कठिनाई ये थी हुमायूं की दुर्बल चरित्र। हुमायूं चरित्र से बहुत कमजोर था, वो अफीम खाता था, नशा करता था और चरित्र से सही नहीं था, जिसके कारण से उसकी दृढ़ता व्यवहार में नहीं आ पाती थी, जिससे लोग उसकी आदेशों का पालन इतनी आसानी से करने को तैयार नहीं थे। तो ये थी समस्याएं हुमायूं की। अगली बात, अब हुमायूं ने कौन कौन से युद्ध लड़े जिनमें विजय प्राप्त की। तो सबसे पहले कालिंजर पर आक्रमण किया 1531 ईस्वी में, जहां पर उसे विजयश्री मिली। उसके बाद महमूद लोधी का उसने दमन किया, जो कि एक अफगान था और बिहार में जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, वहां पर भी उसे सफलता मिली। इसके बाद उसने चुनारगढ़ का घेरा डाला 1532 ईस्वी में। इसके बाद मिर्जाओं का दमन किया। दो मिर्जा थे, जमान मिर्जा और सुल्तान मिर्जा, जो बराबर परेशान करते चले आ रहे थे। 1534 में उसने उनका दमन किया था। अब इसके बाद शेर खां के साथ उसका युद्ध होता है, चौसा का युद्ध, 26 जून 1539 ईस्वी को। चौसा का जो युद्ध होता है, तो वहां पर क्या, जिस समय चुनारगढ़ का घेरा डाला था हुमायूं ने, और वहां पर शेर खां का कब्जा था, तो काफी दिनों तक घेरा डाले रहा और उसके बाद आपस में समझौता हो गया, हुमायूं ने अपनी सेना हटा ली। हुमायूं जीवन भर गलती करता रहा, ऐसा इतिहासकार लेनपुल लिखते हैं कि उसने जीवन भर गलतियां की। तो उसने बड़ी गलती ये की कि वो घेरा डाले रहा और उसके बाद उसने घेरा हटा दिया। उसके बाद जब चौसा का युद्ध हुआ, तो उस चौसा के युद्ध से पहले हुमायूं ने शेर खां से ये कहा कि हमें रास्ता दे दीजिए, हमें जाने दीजिए, लेकिन शेर खां ने रास्ता नहीं दिया और वहां पर युद्ध हुआ। अब शेर खां को तो उस मैदान की सारी स्थिति मालूम थी। शाम तक युद्ध होता रहा, अंधेरा हो गया, गंगा का किनारा था, सेना तितर बितर हो गई, हुमायूं को जान बचाना मुश्किल हो गया। तो हुमायूं ने गंगा पार करने के लिए एक भिश्ती से मदद मांगी और उस भिश्ती का नाम था निजाम। भिश्ती ने मश्क में हवा भर करके उस पर हुमायूं को बिठाया और किसी तरीके से गंगा पार करवाई, तब जाकर हुमायूं की जान बच पाई। यहां पर एक किंवदंती प्रचलित है कि निजाम ने हुमायूं से कहा था कि आपको मेरी इच्छा पूरी करनी होगी, तब मैं आपको गंगा पार करवाऊंगा। हुमायूं ने कहा, बताइए आप क्या मांगते हैं? तो उसने कहा था, एक दिन के लिए मुझे बादशाह बना देना। कुछ लोग ऐसा लिखते हैं कि उसे एक दिन के लिए बादशाह बनाया गया और उसने चमड़े का सिक्का चलाया,
लेकिन इतिहासकार इसको प्रमाणित नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि निजाम ने हुमायूं की जान बचाई थी। तो इस तरीके से किसी तरह जान बचा करके हुमायूं वहां से आया और पीछे की ओर लौट आया। जब पीछे की ओर लौट आया तो शेर खां उसके पीछे पीछे और हुमायूं आगे आगे। यहां पर आकर कन्नौज के पास बिलग्राम नामक जगह पर हुमायूं ने अपनी सेना को रोका और यहां पर भी गंगा का किनारा था। शेर खां आ गया और उसने हुमायूं की सेना पर आक्रमण कर दिया 17 मई 1740 ईस्वी को। 1540 ईस्वी को 17 मई 1540 ईस्वी को। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गई है, 1540 ईस्वी को किया आक्रमण। यहाँ पर इससे पहले बारिश हो चुकी थी, जिसके कारण से हुमायूं की सेना कीचड़ में फंस गई और बुरी तरीके से पराजित हो गई। हुमायूं मैदान छोड़ करके इटावा की ओर भागने लगा और इटावा होते हुए हुमायूं आगरा आया, आगरा से दिल्ली आया और दिल्ली होते हुए पंजाब की ओर भाग गया। और इस दौरान लगातार पीछा कर रहा है शेर खां। उसने पंजाब में जाकर हुमायूं ने अपने भाइयों से मदद मांगी, मगर किसी भी भाई ने कोई मदद नहीं की। 3 वर्ष तक वह भटकता रहा इधर उधर पंजाब में और उसके बाद सिंध की ओर चला गया। इसी समय 1543 ईस्वी में अमरकंटक में जलाल का जन्म होता है, जो बाद में मोहम्मद अकबर बनता है। सिंध में बैरम खां से उसकी मुलाकात होती है। सिंध में बैरम खां मिलते हैं और बैरम खां उसको ये सलाह देते हैं कि आप सिंध को छोड़ करके चले जाइए, ईरान की ओर चले जाइए, वहां पर आपको कुछ मदद मिल सकती है। तो बैरम खां के परामर्श को मानते हुए हुमायूं सिंध से ईरान के शाह से मिलने चला जाता है और वहां पर तहामस्प जो शाह हैं उनसे जाकर के मुलाकात करता है। जब हुमायूं वहां मुलाकात करता है ईरान के शाह से और उनसे मदद मांगता है, तो ईरान के शाह उसको सशर्त मदद देती हैं। 14,000 सैनिकों की मदद दी जाती है और अस्करी, जो कि इस समय काबुल में है, अस्करी जो हुमायूं का भाई है, अपने भाई को हरा देता है उस ईरान की सेना की मदद के सहारे और काबुल को छीन लेता है। तो इस तरीके से काबुल हुमायूं के कब्जे में आ गया। इसके बाद हिंदाल जो उसका दूसरा भाई होता है, अपने भाइयों का दमन करता है हुमायूं। तो सबसे पहले अस्करी से काबुल छीन लिया, उसको भगा दिया। हिंदाल युद्ध में मारा जाता है और अस्करी को देश निकाला दे दिया जाता है और वह मक्का जा रहा था तो रास्ते में ही मर जाता है। हज के लिए मक्का जा रहा था। कामरान को पकड़ करके अंधा करवा देता है हुमायूं और उसको भी मक्का भेज देता है। तो इस तरीके से अपने तीनों प्रतिद्वंदियों का, तीनों भाइयों का दमन कर देता है। 1554 ईस्वी में हुमायूं काबुल से जब वो सशक्त हो गया, अपने प्रतिद्वंदियों को खत्म करवा दिया, तो फिर से भारत को पाने की उसकी इच्छा होती है और वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। अब हुमायूं भारत में आता है। 1555 ईस्वी में आकर वो सिकंदर सूरी, जो कि सूरवंश का अंतिम शासक माना जाता है, सिकंदर सूरी से युद्ध होता है और फिर से वो सत्ता को प्राप्त कर लेता है। और इसके बाद हुमायूं ने अपने दिल्ली में आकर के अपनी राजधानी बनाई। इससे पहले बाबर ने आगरा और दिल्ली को अपनी राजधानी के रूप में बनाया था। हालांकि राजधानी बसा नहीं पाया था बाबर, उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी, मगर हुमायूं ने आकर के जो वर्तमान दिल्ली है उसके एक स्थान पर दीन ए पनाह नाम से अपनी राजधानी बनाई थी। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, दीन ए पनाह आप याद रखेंगे, जिसको हुमायूं ने अपनी राजधानी बनाया था। 27 जनवरी 1556 ईस्वी को पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। उसने एक पुस्तकालय स्थापित किया था हुमायूं ने, जहां पर वो अध्ययन करने के बाद नीचे उतर रहा था तो सीढ़ियों से फिसल गया और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद दिल्ली में ही हुमायूं का शानदार मकबरा बनवाया जाता है और भारत की गद्दी पर जलाल, जो कि
12-13 साल का युवक है, वो गद्दी पर बैठता है और वो हुमायूं का मकबरा बनवाता है। तो हुमायूं का जो मकबरा है वो मुगल स्थापत्य कला का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। कभी भी आपका दिल्ली जाना हो तो इसको जरूर देखिएगा, उसमें मुगल वास्तु की सारी विशेषताएं मिलती हैं। गुलबदन बेगम जो कि इनकी बहन थी, उन्होंने हुमायूं के जीवन की पूरी कहानी को हुमायूंनामा के रूप में लिखा है, जिससे हुमायूं के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हम बात करते हैं हुमायूं के बारे में, वो ये कि ईरान के शाह ने जब हुमायूं को सैनिक मदद दी थी तो उस समय उसने 2 शर्तें रखी थी। पहली शर्त रखी थी शिया धर्म ग्रहण करना, तो हुमायूं ने ईरान के शाह के कहने पर शिया धर्म ग्रहण किया था। दूसरी थी कि हुमायूं जब काबुल को जीत लेगा और भारत में राज्य स्थापित कर लेगा तो ईरान के शाह को कंधार देगा जीत करके, और शर्त के मुताबिक हुमायूं ने कंधार को जीता और ईरान के शाह को प्रदान किया। इसके बाद हुमायूं ने अपने दरबार में मीर सैयद अली और अब्दुस समद, ये फारस से इन 2 कलाकारों को लेकर के आया था। ये बहुत अच्छे चित्रकार थे जिन्होंने जो मुगल चित्र शैली है वो विकसित की थी, और उसके बाद ये जहांगीर के समय में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। तो मुगल चित्रकला को जन्म देने वाला हुमायूं था, जिसने 2 बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकारों को अपने दरबार में रखा था। हुमायूं ने गौड़ क्षेत्र में लाशों के ढेर को देखकर उसका नाम जन्नताबाद रख दिया था। जब गौड़ क्षेत्र को हुमायूं ने जीता था तो वहां पर लाशों का ढेर लग गया था, उसको देख करके उसने उसका नाम जन्नताबाद रख दिया। लेनपुल लिखता है हुमायूं के बारे में कि हुमायूं की असफलता का कारण उसकी सुंदर परंतु विवेक रहित बुद्धि थी। हुमायूं की बुद्धि को सुंदर तो मानता है लेनपुल, इतिहासकार जो ब्रिटिश इतिहासकार लेनपुल है, वो हुमायूं की आलोचना करते हैं कि उसके पास बुद्धि थी परंतु विवेक नहीं था, जिसके कारण से वो जीवन भर गलतियां करता रहा। उसने शेर खां के साथ गलती की, उसने इसके बाद हर युद्ध के अंदर गलती की, और जिसके कारण उसको भारत से पलायन करना पड़ा। और अंत में लेनपुल लिखते हैं, he tumbled through life and tumbled out of it। कहने का मतलब है कि हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। कहने का मतलब है कि जीवन भर हुमायूं इधर उधर भटकता रहा और इसके बाद भटकते हुए ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से हुमायूं के बारे में विशेष बातें मैंने आपको बताई हैं। आपने महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। इसी तरीके से हमारे वीडियो देखते रहिए, आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।